सर उधर। और इधर यस सर। और ठीक है। उधर खड़ा है क्या? यस सर उधर देखिए। हाँ यस सर। इधर नहीं वहाँ ठीक है। और हल्का सीधा पूरे थोड़ा सीधा इधर अब पूरा आ रहा है। आ रहा है पूरा। यस सर पूरा। देखो ये आ रहा है क्या? यस सर। यहाँ पे इधर रखो। यस सर वही ऊपर ये ऊपर पूरा। पूरा यस सर। पूरा है। यस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ क्वेश्चन बनाए जा सर्किट का बना के डाउट है क्या? बोलिए बनाए आप लोग। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चलो देखो इधर कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल क्या है रेस्ट में, क्या ये रेस्ट में है। अब ये बताओ इसके कारण कौन सा कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? ये कौन सा फील्ड क्रिएट होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि स्टैटिक चार्ज है तो इसके अराउंड कौन सा फील्ड है? कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी अनदर चार्ज पार्टिकल को रखा जाए तो उस पे क्या होगा? फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है ना? यदि इस चार्ज पार्टिकल को मूव करवा दे, क्या करवा दे? मूव करवा दे, मतलब ये चार्ज पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दे दे, मोशन में ला दे, तो इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड, इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही, उसके साथ साथ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। क्या होता है जी? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो यदि आपका कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है, मतलब मूविंग चार्ज पार्टिकल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जबकि यदि स्टैटिक चार्ज है तो उसके अराउंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पॉइंट करके लिखे, पहले लिखे तो मूविंग चार्ज पार्टिकल produces electric field as well as magnetic field, whereas a static charge particle produces electric field only. तो कौन सा फील्ड क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ? चलिए देखिए, समझ जाए। ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ध्यान दीजिए। ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये बतला दो कि ये कंडक्टर न्यूट्रल है या चार्ज है? न्यूट्रल है। अरे न्यूट्रल है ना, चार्ज है ये। इससे करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये चार्ज बॉडी है। ये वायर चार्ज है क्या?
चार्ज मतलब क्या कुछ एक्सेस चार्ज है इस पे है क्या? नहीं है ना? क्या बात है, देखो नहीं, ये आपका कोई बल्ब है, रेजिस्टेंस है रखा हुआ, तो क्या न्यूट्रल है ना? ये क्या है जी? न्यूट्रल। अभी क्या ये मान लो ये क्या है? न्यूट्रल है। अब जैसे स्विच को क्लोज करेंगे इससे क्या करंट फ्लो करेगा। अब करंट फ्लो करेगा मतलब ये क्या, ये आपका सर्किट चार्ज हो गया। इस पे कुछ नेट चार्ज है क्या? नहीं। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही ना रहेगा, कहीं से आपका चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है क्या? आई बात समझ? तो ये कैसा आपका कंडक्टर है? न्यूट्रल। क्या है जी? न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल चार्ज नीचे बैठिए है ना, ये न्यूट्रल आपका करंट, न्यूट्रल आपका कंडक्टर है। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल का ध्यान दीजिए, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, वो बतला रहे क्या किया गया था। यहाँ पे एक आपका मान लो कोई आपका प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज। तो जब ये न्यूट्रल है तो क्या ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में है, तो क्या ये इस पे फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा ना, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना। ये न्यूट्रल, इस पे फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जैसे इसको कुछ मोशन, इसको मोशन मिला दे, इसको कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दे, तब भी इसको अनडेविएटेड क्या होना चाहिए? पास करना चाहिए, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल कंडक्टर है, और ये चार्ज पार्टिकल है, ये इस पे फोर्स लगाएगा नहीं। तो यदि भी वेलोसिटी दे दे, इसको स्ट्रेट लाइन पाथ पे अनडेविएटेड क्या होना चाहिए? मूव करना चाहिए। जबकि ये ऑब्जर्व किया गया है ना कि ये इसका पाथ चेंज हो जा रहा है, मतलब कुछ ऐसे देखिए ना, पाथ चेंज हो गया। पाथ क्या हुआ? चेंज हो गया है ना। तो जब ये पाथ चेंज हो गया, इसका मतलब इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, लग रहा होगा ना, कोई ना कोई फोर्स इस पे लग रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा कोई ना कोई फोर्स। अब वो जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स था? मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा? मतलब इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो रहा था ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवा दे, तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल का पाथ जिस टाइप से होता था है ना, मिलता जुलता पाथ यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। इसका मतलब है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर कौन सा फील्ड क्रिएट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दे, उस पे क्या लगता है? फोर्स। यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि जब ये इसके है ना मैग्नेटिक, मतलब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट था, उसके बावजूद ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में रखा गया था, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं होगा, क्योंकि आपका न्यूट्रल है, वो तो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे ही मोशन मिला है इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो नहीं लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा था? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना। लेकिन बात कुछ इस तरीके से आ रहा था, डेविएशन कुछ इस तरीके से आ रहा था, जो कि आपका किसमें होता था? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसके अराउंड, उसमें किसी चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा उसी से मिलता जुलता आपका मोशन यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। मतलब ये आपका कहा गया कि इसका मतलब ये आपका करंट कैरिंग वायर कौन सा फील्ड क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो दिक्कत हाँ, तो लिखिए तो इसको हम डिफाइन करते है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है? देखिए है ना, if there is electric current, if there is electric current in a conductor
in a conductor, it produces magnetic field. This effect of producing magnetic field due to current is called magnetic effect of current. ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ क्या ऑब्जर्व किए, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। और उसी मैग्नेटिक फील्ड में इसके होने के कारण वो क्या करेगा, इस पे मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। Current carrying wire produces magnetic field. Current carrying wire produces magnetic field, and magnetic field provides force on moving charge particle. कोई दिक्कत? अरे किस पे मैग्नेटिक फील्ड किस पे फोर्स लगाता है? स्टैटिक चार्ज पे नहीं, किस पे? क्योंकि आपका रेस्ट में था तो ये तो न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं। रेस्ट में था तो रेस्ट में ही था, मतलब इसे फोर्स नहीं लग रहा था। मतलब मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट, जो चार्ज रेस्ट में है स्टैटिक चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता। किस पे लगाता है? मूविंग चार्ज। आई बात समझ में? चलो देखिए, इस चैप्टर में आपका दो सेक्शन है। मतलब इस चैप्टर को आप दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट वन है क्या? कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या कैलकुलेट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। बोले इसके कारण अपने आप मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। और दूसरा, मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे या किसी वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा वो निकालना। पहला सेक्शन क्या है इसमें? क्या है जी? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। और दूसरा जो आपका आगे का जो पार्ट होगा इसी में वो क्या है? कितना मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे या किसी करंट कैरिंग वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करना। आई बात समझ? और इसको हम लोग सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हो वो सब को हम सीखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दो लॉ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दो लॉ से एक है बायो-सेवर्ट्स। क्या है? बायो-सेवर्ट्स लॉ। और दूसरा क्या? एम्पियर्स। क्या है जी? इस दोनों लॉ से हम लोग क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। वही बात समझ। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाँ, उसकी बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायो-सेवर्ट्स लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायो-सेवर्ट्स। लो मतलब एक्सपेरिमेंटल है ये। जैसे आपका न्यूटन्स लॉ क्या एक्सपेरिमेंटल है ना, वैसा है कि आपका क्या होता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द, है ना। उसी सेम टाइप से ये भी आपका क्या एक्सपेरिमेंटल लॉ है, मतलब एक्सपेरिमेंटल है। लॉ है मतलब एक्सपेरिमेंटल।
और एक्सपेरिमेंट किया गया, वहां से जो ऑब्जर्वेशन आया उसके बेसिस पे एक रिलेशन लाया गया, मैथमेटिकल रिलेशन। क्या है, ध्यान दीजिएगा। मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है कुछ ऐसा, इसे कितना करंट फ्लो कर रहा है, I। और इस पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो ना, बायो-सेवर्ट्स लॉ में क्या किया गया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया, इस करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट्री आपका ये कंडक्टर एलिमेंट्री करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर कंसीडर किया गया। इसका लेंथ काफी स्मॉल रखा गया, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, dl। इसको वेक्टर की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे। इसका डायरेक्शन, लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन किधर लेंगे, टेंजेंट के लॉ। देखो ना, इसे मालूम कर रहे थे टेंजेंट के लॉ, इसका डायरेक्शन नहीं हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको अभी ऑरिजिन मान ले, क्या मान ले, ऑरिजिन मान ले। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसको यदि ऑरिजिन मान ले, तो इस रेफरेंस पॉइंट इसको यदि मान ले आइडियल वेक्टर को, डीएल वेक्टर को, तो पी पॉइंट ये क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो बायोट्स लॉ के अकॉर्डिंग बीबी वेक्टर ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के। ये किसके कारण निकाले हैं, स्मॉल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू सेवर्ट्स लॉ। बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू elementary current carrying conductor है ना, dv वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल क्रॉस r, ठीक है ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहीं भी याद हो जाना जैसे आपको ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसके क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि दोनों को हम कंबाइन कर दें, ठीक है ना, ये फर्स्ट रिलेशन है, ये सेकेंड आपका ये आपका रिलेशन आया है। तो फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब दोनों रिलेशन को यदि कंबाइन करके लिखें तो क्या लिखेंगे, बदलाव, बीबी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, आइडियल वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन क्या, बोलिए ना, मोड ऑफ आर क्यूब। यदि इसको रिमूव करना होगा तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, उस कांस्टेंट को देखिए क्या लिखते हैं, म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई, है ना, ये आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर। समझे क्या, यहाँ पे ये बतला दो, म्यू नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, म्यू नॉट ये कांस्टेंट है ना, तो आपका म्यू नॉट ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, वहां पे याद रख लीजिए, है ना, कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़ते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, बोल गए। तो एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ हमेशा क्या चलता है, एप्सिलॉन आर। हाँ, अरे आपका मीडियम यदि वैक्यूम बोलते हैं या आपका एयर मीडियम बोलते हैं तो उसका वैल्यू हम लोग क्या लेते थे, 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता नहीं। और यहाँ पे उसी तरीके से म्यू नॉट के साथ साथ हमेशा क्या चलेगा, म्यू आर। ये किस पे डिपेंड करेगा, म्यू आर, मीडियम पे, सराउंडिंग मीडियम पे। वैक्यूम की बात करेंगे तो म्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1।
या एयर के केस में भी आपका लगभग क्या होगा 1 के आसपास ही होगा, 1 देंगे कंसीडर करेंगे। तो म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी कांस्टेंट, परमिएबिलिटी कांस्टेंट और क्या किसके लिए एक्यूट, ठीक है ना। इसका वैल्यू आपका होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 किसमें ए साइन सिस्टम, और 4 पाई किसमें होगा सीडीएस में। इसका वैल्यू क्या होता है 4 पाई, ए साइन में इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ए साइन में जोड़िए भी तो निकाल सकते हैं आप, और सीडीएस में इसका वैल्यू क्या होगा 4 पाई, ठीक है। अब क्या है म्यू आर, म्यू आर क्या है जी, क्या बोलेंगे इसको रिलेटिव है ना परमिएबिलिटी कांस्टेंट, जिसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, तो वैल्यू डिपेंड्स अपॉन क्या बोलिए सराउंडिंग मीडियम, किस पे सराउंडिंग मीडियम पे, और सराउंडिंग मीडियम पे इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा है ना। चलो ठीक है ना। यदि एयर की बात करें, एयर और वैक्यूम है ना, क्या हो जाएगा बोलो जरा, म्यू आर का वैल्यू क्या लेंगे 1, ठीक है। और बतलाइए आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर क्या है पोजीशन वेक्टर किसका ऑफ पॉइंट पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पी पॉइंट मतलब जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना, बाय एज्यूमिंग आइडियल वेक्टर एट क्या ऑरिजिन। अच्छा एक चीज है ना, डीएल वेक्टर के साथ साथ आई हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसे पता चल जाता है ना कि आपका डीएल वेक्टर का डायरेक्शन किधर लिए हैं, टेंजेंट के लोग तो लिए ही हैं, टेंजेंट में 2 डायरेक्शन होगा ना, किधर लेना है इधर करंट फ्लो कर रहा है, इसे करंट इधर फ्लो कर रहा है ना, इसी के क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या है। अरे ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो है ना 2a वेक्टर का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो डीएल वेक्टर लिखिए या आइडियल वेक्टर लिखिए। आई जस्ट लाइक क्या 2 यहाँ पे हो गया 2 एम्पियर 3 एम्पियर, बात सेम ही चलेगा कीजिए।
देखिए यहाँ से हो गया मैंने ये हो गया इधर जल्दी कीजिए। चलिए देखिए इसे यहाँ पे ये आपका ये याद रखें काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला डीवी वेक्टर क्या होगा म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर, ठीक है। यदि हम फॉर एयर मीडियम एयर और वैक्यूम की बात करें, ठीक है, क्या हो जाएगा म्यू आर का वैल्यू क्या पुट कर देंगे ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एलिमेंट्री करेंट कैरिंग रॉड के कारण क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन क्या, ये कुछ ना बोला जाए तो हम लोग कौन सा मीडियम कंसीडर करेंगे, कौन सा वैक्यूम या एयर मीडियम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम देखना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन किधर होगा, देखिए ना इसका डायरेक्शन किधर होगा, आइडियल क्रॉस आर के लॉन्ग रही ना, तो आइडियल वेक्टर किधर है देखिए तो इधर है कि नहीं, आर वेक्टर आपका ये है, आइडियल क्रॉस आर का डायरेक्शन बतलाएंगे आप लोग, आइडियल क्रॉस आर का डायरेक्शन बतलाइए सब लोग, किधर होगा, आइडियल क्रॉस आर इधर इनटू द बोर्ड, सब भूल गए, अरे ए वेक्टर इधर आइडियल इधर, आर वेक्टर आपका कुछ ऐसा ये ना वेक्टर, ये वेक्टर ये भी वेक्टर ये एक क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर से इधर घुमाइए ना, राइट हैंड हम लोग ऐसे बी का, यह कौन सा रूल जानते हैं आप लोग, स्क्रू रूल, स्क्रू रखिए, एक वेक्टर इधर ध्यान दो, ये है ये भी वेक्टर को डायरेक्शन बदलाना पड़ेगा, एक क्रॉस बी का डायरेक्शन बदलाना है, क्या करेंगे इसके परपेंडिकुलर पे स्क्रू को रखिए, टेल से टेल मिला दी, इसके परपेंडिकुलर में स्क्रू को रखिए, इधर रोटेट करवाएंगे, बोलो फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, और इधर से इधर, लेकिन ऐसे स्क्रू किधर जाएगा अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इधर होगा बाबू, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, स्क्रू रूल। तो स्क्रू देखिए दो टाइप का होता है, हम लोग जो स्क्रू जनरल स्क्रू की बात करें क्या होता है, राइट हैंड, ये जो स्क्रू की बात की वो क्या है, राइट हैंड, तो ऐसे करेंगे क्लोज होगा, ऐसे करेंगे तो ओपन, ये क्या है लेफ्ट हैंडेड स्क्रू, ऐसे करेंगे खुलना चाहिए ना, बंद होगा, खोलना है इधर, कौन सा स्क्रू है, लेफ्ट हैंड, कुछ ना बोला है, राइट हैंडेड स्क्रू की बात करें। चलो तो ये आपका क्या गया जी, मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट के कारण। अब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करते हैं, है ना, ये तो ठीक कर रहे, ये पता है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता हो जाएगा, क्या करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बाबू, देखो यहाँ से नोट ले लीजिए ना, दोनों तरफ नोट ले लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल
इसको ए वेक्टर इसको भी वेक्टर मान लीजिए। मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी याद है क्या होता था? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इनटू अरे क्रॉस बी cos थीटा sin थीटा। मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इनटू sin थीटा। क्या करते हैं आप लोग पता नहीं है ना? sin थीटा अरे यही होगा ना। थीटा किसके बीच का एंगल है? ये आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर। यहाँ पे थीटा जो है किसके बीच का एंगल? ये फर्स्ट वेक्टर ही है ना और दूसरा वेक्टर मेरा ये है, किसी दोनों के बीच का एंगल थीटा यहाँ पे माने हैं। हाँ अब और कितना हो गया बोलो? आर क्यूब गया, मैग्नीट्यूड dv आ गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन, हाँ ये मैग्नीट्यूड आ गया। अरे इसको याद रखना है क्या? नहीं ये याद है, ये भी याद है। आइडियल r sin थीटा, r एक r से एक r कैंसिल हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये याद रखेंगे, ये भी याद रहेगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलिए क्या हो जाएगा? जल्दी बतलाओ क्या लिखेंगे? सेम एज आइडियल वेक्टर क्रॉस, माने इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका उसी के डायरेक्शन के लॉन्ग किसका डायरेक्शन होगा? मैग्नेटिक फील्ड का। इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन इसका होगा। क्या ठीक है? ये अब आते हैं यूनिट पे। यूनिट SI यूनिट देखो मैग्नेटिक फील्ड आगे हम पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड P इक्वल टू F अपॉन QV ऐसा पूछा है। QV sin थीटा, QV sin थीटा होता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हम देखना चाहें है ना, लिखना चाहिए SI यूनिट। तो बतलाओ क्या होगा? फोर्स का क्या होगा? क्या लिखेंगे? न्यूटन। क्या बोल देंगे? न्यूटन। चार्ज का क्या होगा? ये बोला इसका क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड लिखेंगे ना, ये यही है ना। चलो ये आप इसको आप और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। इसको क्या लिखेंगे? एम्पियर सेकेंड। क्या लिखेंगे? एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा बोलो? तो न्यूटन। ये सेकेंड से सेकेंड आपका कैंसिल हो गया, क्या आ गया? एम्पियर मीटर है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? मतलब कोई टेस्ला। क्या बोलते हैं? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता है? टेस्ला। ये इसको याद रखना, क्या डाल देंगे और क्या? टेस्ला याद रखेंगे। सीरियस यूनिट, सीरियस यूनिट देखो यार हम बतला दें। चार्ज का वहां पे इलेक्ट्रोस्टैट में आप पढ़ते होंगे तो चार्ज का सीरियस यूनिट को आप लोग और क्या लिखते थे? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टैटिक। ठीक है, यहाँ पे सीरियस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? EME, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। याद कीजिए वहां पे पढ़ते थे आप लोग। देखो 1 कूलम इक्वल टू स्टैट कूलम इक्वल टू 1 अपॉन 10 एब्सोल्यूट कूलम। ये रिलेशन था चार्ज के बीच। चार्ज का SI यूनिट, चार्ज का सीरियस यूनिट और चार्ज का MPS यूनिट।
सीजीएस यूनिट को आप ईएसयू भी बोलते थे, सीजीएस यूनिट और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये एमटीएस यूनिट को और क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। पढ़े थे ना इलेक्ट्रोस्टैट में, चार्ज का यूनिट, डिफरेंट यूनिट। यहाँ पे सीजीएस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमयू, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी बोला जाता है। लेकिन कंफ्यूज मत होना इलेक्ट्रोस्टैट में, क्योंकि वहाँ पे चार्ज रेस्ट में होता था, यहाँ पे चार्ज क्या है, मोशन में है, उतना से मतलब नहीं है। सीजीएस यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमयू। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चार्ज रेस्ट में होता था तो सीजीएस यूनिट को क्या बोलते थे, ईएसयू। मतलब ये इंटरचेंज हो गया। मतलब हम देखिए ना, यहाँ से इसका यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट बतलाओ मैग्नेटिक फील्ड का, फोर्स का क्या होगा बाबू, टाइम, अरे होगा ना। और चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट कूलम। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट चार्ज का क्या होता है, एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है। और मीटर तो क्या लिखेंगे, ये मीटर को सीजीएस में क्या क्या लिखा जाएगा, बोलिए, एब्सोल्यूट कूलम ऑफ, है ना, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, स्पीड का ना, स्पीड का क्या लिखेंगे यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकंड या सेकंड इनवर्स, यही होगा ना। अब इसको हम लोग बोलते हैं गॉस। क्या बोलते हैं, गॉस। साइंटिस्ट के नाम पे नाम दिया गया, इससे डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल G। ठीक है। अब ये बताओ, यदि मैग्नेटिक फील्ड का दो यूनिट टेस्ला और गॉस, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, वो यदि हम जानना चाहें तो क्या होगा, बोलो, कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिलेशन बिटवीन, है ना, क्या, टेस्ला एंड क्या, गॉस, रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, क्या, टेस्ला एंड गॉस। क्या हो जाएगा, देखो, 1 टेस्ला इक्वल टू, इसका जरूरत पड़ेगा क्योंकि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो उस लिए इसका रिक्वायरमेंट होगा, न्यूटन एम्पियर, क्या, मीटर, है ना। न्यूटन को हम लोग क्या बोलते हैं, 10 टू द पावर क्या, 5, राइट। इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है ना। 1 एम्पियर, इसको एम्पियर से अच्छा आप ऐसे लिखते हैं, ये लिख लो, देखो यहाँ पे, ये कूलम, ये मीटर पर सेकंड, तो कूलम, ये मीटर पर सेकंड, ऐसे इसलिए लिखा गया ना। कूलम को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एब्सोल्यूट कूलम में। 1 कूलम इक्वल टू कितना एब्सोल्यूट कूलम होता है, 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। चलिए, उसके बाद इनटू, है ना, मीटर को किसमें कन्वर्ट कर दें, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में क्या हो जाए, बोलिए, 100 सेंटीमीटर, और पर सेकेंड, सेकेंड है यहाँ पे, सेकेंड इनवर्स। देखो ये तो गया, 1 0 यहाँ जाएगा, 4, कितना आ गया, बोलिए, 10 टू द पावर 4। आप जानेंगे पर एब्सोल्यूट कूलम सेंटीमीटर पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग, गॉस। मतलब 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, ये रिलेशन है। सबसे पहला ना, पहले ये याद रहना चाहिए, ये डिग्री फिक्स बायोट लॉ से ये याद है, तो ये सब भी याद होगा। और 1 टेस्ला इक्वल टू क्या, 10 टू द पावर 4 गॉस।
special cases. Special cases in case first. That is first. मान लो आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर क्या हो जाए, पैरेलल। क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। देखिए इस फर्स्ट में इफ आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या होगा, 0 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। देखिए यहाँ से ये आपका करंट कैरिंग वायर है, आई करंट फ्लो कर रहे हैं हम लोग। एक छोटा सा एलिमेंट ये हमने लिया, ये छोटा सा एलिमेंट क्या बोलते हैं इसको, डीएमडी है ना। इस पॉइंट पे देखो, इसी लाइन के लोग कहीं यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप ये बता दो कि आपका आर वेक्टर कौन सा हो गया, इसी को ऑरिजिन मानते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर है ऐसे, ये आर वेक्टर, उसको हम नीचे से ऐसे दिखा देंगे। दोनों पैरेलल है ना, कितना एंगल होगा दोनों के बीच, 0 डिग्री। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, याद कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, क्या होगा बोलो, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा ना, साइन 0/r²। क्या आ गया, 0। मतलब ये यदि इस लाइन के करंट के डायरेक्शन में यदि कोई भी पॉइंट हो, पी पॉइंट हो, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। केस सेकेंड, सेकेंड केस में क्या लेंगे, एंटी पैरेलल हो जाए। आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर क्या हो जाए, एंटी पैरेलल। देखिए इफ आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर are anti-parallel to each other, क्या हो रहा है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। दैट इज थीटा कितना हो, क्या हो जाएगा बोलो जल्दी, 180 डिग्री। दैट इज थीटा 180 डिग्री, है ना। तो क्या इसका मतलब कि देखिए आपका करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये आपका आइडियल वेक्टर है, ये क्या है जी, आइडियल वेक्टर। और पॉइंट कहीं इधर हो, इस पॉइंट पे, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, तो आइडियल वेक्टर है। तो आर वेक्टर आपको क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ये हो गया ना, पी पॉइंट का 180 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड बोलो कितना, क्या होगा, 0, साइन 180 ना, साइन 180 0। परपेंडिकुलर होगा तो dv μ0/4 पाई आइडियल साइन 90 अपॉन r², μ0/4 पाई आइडियल अपॉन r²।
magnetic field due to current carrying wire of finite length ये हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले बायोट-सेवर्ट्स लॉ से वो किसके लिए था? एलिमेंट्री मतलब स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए, वेरी स्मॉल लेंथ मतलब एलिमेंट्री करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए नहीं। अब मान लो फाइनाइट लेंथ का कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो और उसके कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वहां से क्या रिजल्ट आएगा? जो भी रिजल्ट आए उसको फ्रीक्वेंटली याद रखना है, ध्यान दीजिए, समझना। ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हम क्या बोलते हैं? अपना करंट फ्लो कर रहा है आई, फाइनाइट लेंथ का है। यहाँ से डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे आपको क्या करना है जी? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ध्यान देना। ये फाइनाइट लेंथ का है, कुछ लेंथ होगा ना, या यहाँ से डी डिस्टेंस पे आपको मान लो ये जो आपका वायर है उसका एक एंड यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा। दूसरा एंड यहाँ पे मान लो थीटा 1 बना रहा है इस लाइन से। ये डिस्टेंस मतलब ये डी क्या है? इस पॉइंट से इस वायर का डिस्टेंस। डिस्टेंस बोले तो मिनिमम डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना ये। और ये क्या बाबू? थीटा 2। ये थीटा 1, ये थीटा 2। अब ये पार्टिकुलर लेंथ का नहीं हो गया? अरे एंड यहाँ पे बी पॉइंट पे इतना नहीं बतला रहा है, मतलब इसका लेंथ क्या हो गया? फिक्स। ये डी पता है, ये थीटा 1 पता है, ये पता हो गया ना यहाँ से यहाँ तक, ये पता है, ये डी पता है, ये पता चल गया ना, तो इसका लेंथ क्या हुआ? फाइनाइट हुआ कि नहीं हुआ? अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट पे कैलकुलेट करना, क्या करेंगे मतलब? अरे बायोट-सेवर्ट्स लॉ से हम लोग क्या करेंगे? एक एलिमेंट्री बायोट-सेवर्ट्स लॉ से एक एलिमेंट्री करंट कैरिंग कंडक्टर के करंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल ही सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं। मान लो ऐसा मानते, इस पॉइंट को ऑरिजिन मान ली, ठीक है ना। अब इस यहाँ से y डिस्टेंस पे हम एक छोटा सा आपका जनरल वे में एक छोटा सा एलिमेंट्री रड हम इसे कंसीडर, ध्यान दो। इसका लेंथ कितना है बाबू? dy। कितना है जी? dy। इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ऐसा ऐसा कितना y को वेरी करवा देंगे, ऐसा ऐसा कितना आपका स्मॉल रड मिलेगा कंडक्टर, स्मॉल वायर कितना मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा ना, dy कितना मिलेगा? इनफाइनाइट। सारे के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके क्या करेंगे? वेक्टोरियल सम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया। पहले ये बतला दूँ कि ये जो एलिमेंट्री आपका रड लिए हैं, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? किधर हो जाएगा? ये dy है, तो आप बोलो ना ये इसका, ये इसको ऑरिजिन मान लें, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो ये हुआ ना, ऐसे ये वाला पोजीशन वेक्टर। अरे हुआ कि नहीं? तो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? जल्दी बोलो, किधर होगा? डायरेक्शन बतलाइए। हाँ, आउटवर्ड, इनवर्ड ना। अरे आइडियल ऐसे आइडियल क्रॉस इनवर्ड। अच्छा ये बतला, यहाँ पे जो छोटा सा एलिमेंट्री रड होगा उसी कारण कहाँ पे होगा मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे जो छोटा सा रड होगा उसके कारण डायरेक्शन बतलाइए, किधर होगा? यहाँ पे जो होगा उसके कारण इनवर्ड ही होगा ना। इसका मतलब जितना भी छोटा छोटा एलिमेंट्री
रड है, वायर है, सबके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन्वर्स, और सबके कारण डायरेक्शन क्या है, सेम। तो सेम है, तो यदि आपका बहुत सारे वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, आप अलजेब्रिक सम इक्वल कर सकते हैं ना। डायरेक्शन सेम है, 2 न्यूटन 3 न्यूटन, रिजल्टेंट कितना 5। सिंपली है कि मतलब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन कैसा सम देता है, अलजेब्रिक सम देता है, ना कि वेक्टोरियल सम। यहाँ पे खाली सब वेक्टर क्वांटिटी dv1 वेक्टर, dv2 वेक्टर, dv3 वेक्टर, इन सबका डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो आप वेक्टोरियल सम के लिए, वेक्टोरियल सम अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा, और अलजेब्रिक सम हम लोग कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन से कर ही सकते हैं ना। ठीक है, यही मेरा आपका बेसिक फंडा है। क्या करेंगे, इसके कारण यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। ध्यान देना, जैसे आपका ये वायर है, ये वायर आपका कैसा था, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से भी डिस्टेंस भी पॉइंट है ना, और यहाँ पे y के बाद dy में हम क्या लिए थे, थोड़ा सा रॉड। आप ये बतला दो dy, हम मान देखिए यहाँ से ये जो वायर, ये जो छोटा सा एलिमेंट्री वायर लिए हैं, इसका एंगुलर पोजीशन हम क्या बोलते हैं, यहाँ से सारा एंगल इसी डिफरेंस एक्सिस से लिए ना। अरे और दिन मान लो इसमें इधर एक्स एक्सिस, इधर θ1, इधर θ2, रिफरेंस एक्सिस मेरा ये है ना, एंगल किसी रिफरेंस एक्सिस से कर लिए होंगे, ये रिफरेंस एक्सिस है, इसे इधर पॉजिटिव, इसे नेगेटिव। तो ये जो आपका वायर लिए हैं छोटा सा, ये इसका एंगुलर पोजीशन हम मान लेते हैं कितना, थीटा, और इसका एंगुलर भी कुछ रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, नीट, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू elementary current carrying wire क्या हो जाएगा, स्मॉल होगा, dB होगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, बोलो जल्दी, म्यू नॉट अपॉन क्या, 4 पाई, बोलिए जल्दी, आइडियल साइन थीटा, मैग्नीट्यूड निकाले ना, आइडियल साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा क्या लेंगे आप बतला दो जरा, साइन थीटा के आप क्या लेंगे, थीटा क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से पता चलेगा कि आइडियल और आर के बीच का एंगल क्या है, क्या एंगल होगा, बोलो जल्दी, ये आइडियल ये है ना, आर ये हुआ ना इसके लिए, बोल गए, यही एंगल ना लेना पड़ेगा, हाँ बोलो, ये एंगल आपका कितना था, ये वाला एंगल आप क्या माने हैं, थीटा, थीटा एंगल करने लिए आप पहले एलिमेंट्री रॉड थीटा लिया, तो ये थीटा, ये 90 थे, कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये टोटल 180 थे, कितना होगा 90 प्लस थीटा, होगा क्या, क्या आ गया, साइन 90 प्लस थीटा और आर स्क्वायर मतलब ये ना, ये है ना आर स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या लेने बोलिए, ये ये d है, ये डिस्टेंस d है, रूट अंडर e, चलो ठीक है, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, हम थीटा के फॉर्म में लाना चाहते हैं, आप ऐसा करो ना, यहाँ पे cos थीटा लगा दो, cos थीटा दिए अप्लाई कर दिए, r मान के आप, ठीक है ना, cos थीटा दिए अप्लाई कर देते हैं, तो cos थीटा क्या होगा, वो d अपॉन r हो रहा, तो r कितना आ गया, d sec थीटा, d sec थीटा होगा, मैं थीटा का फॉर्म में, क्यों, ये आपका dl नहीं आया, क्या होगा, dy लेना पड़ेगा, आइडियल रियल होले तो dy नहीं है ना यहाँ पे, चलिए कितना आ गया, d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, मतलब ये y इसको हम क्यों, मतलब फाइनली इसको थीटा के फॉर्म में एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए y को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, थीटा, यहाँ भी dy है, इसको भी थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ना ये कोई रिलेशन y ये है, इसको थीटा में कन्वर्ट करना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्या लिख सकते हैं बोलो, tan थीटा
क्या लिख सकते हैं y अपॉन d। अरे होगा तो यहाँ से y कितना आ गया, बोलो जल्दी, y कितना आ गया, d tan थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा, दोनों तरफ थीटा से यदि डिफरेंशिएट कर दें तो dy इक्वल टू हो जाएगा d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा और नीचे dy को d थीटा करें तो d थीटा इधर जाएगा ना, ये तो dy को ये खाना ऐसे लिख सकते हैं, मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i। dy को क्या लिखते हैं, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। अपन क्या होगा बाबू, देखो यहाँ पे d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ये गया कैंसिल हुआ ना, क्या आ गया यहाँ देखो, एक d से d कैंसिल हो गया, ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू क्या बोलिए i अपॉन d cos थीटा d थीटा। ये क्या मिला, d, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड मिला यहाँ पे। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करते हैं बोलिए, इंटीग्रेशन करेंगे, dv इक्वल टू आ गया आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई i अपॉन d cos थीटा d थीटा। कहाँ तक इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट बतलाइए, हाँ बहुत बढ़िया, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 माइनस, हाँ क्योंकि ये रिफरेंस एक्सिस है ना, ये ऑरिजिन है समझो, और ये आपका एक्सिस है, इधर यदि पॉजिटिव लेते हैं इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, यही होता है ना। तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, ये 0 से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से छोटा सा लिए थे टेंस टू 0, आगे बढ़ते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड आपका लेंथ बढ़ते जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते बढ़ते 0 से क्या हो गया 3, कितना आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई i अपॉन d sin थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई i अपॉन d, क्या आ गया बाबू, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है, लिखेंगे तो माने वही लिखना है। Let us consider that it is consisting of क्या, large number of a small elementary wire, है ना। Let us consider a wire of length dy at position y, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री करंट कैरिंग वायर, है ना, dv इक्वल टू, जो एजम्पशंस लिए हैं आप वहाँ पे यदि आपका बोर्ड में डेरिवेशन आता है तो आप इस तरह से करेंगे, डेरिवेशन आ सकता है बोर्ड से पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट, अब क्या है कर सकते हैं। जो जो एजम्पशंस लिए हैं आप उसमें उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे अच्छे से अपने लैंग्वेज में, और कुछ है नहीं। चलिए डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप कुछ नहीं एक बार समझ लेंगे तो आप एक नज़र देख लेंगे कितना डेरिवेशन है, हो गया, उसके लिए कुछ अलग से आपको टाइम देना पड़ेगा।
हो गया ये। चलिए जैसे हाँ इसका एप्लीकेशन करना है तो मेन रूप से आपको क्या पता करना है, डी क्या है, θ1 क्या होगा, θ2 क्या होगा, यही ना, ये पता चल गया, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, 10 टू द पावर माइनस μ0 बाई 4 पाई का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7। μ0 का वैल्यू क्या बदला है इस साइड में, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन 4 पाई, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 8। चलो तो मेन रूप से इसमें खाना θ1 θ2 ये पहचानना होता है क्या होगा है ना, तो आप इसमें बदला दो, देखो ठीक है। आपका आई करंट फ्लो कर रहा है, ये डी डिस्टेंस है, ये एंगल है आपका 30 डिग्री, या ये क्या है, ये आपका इसको 30 डिग्री कर दे। ये मान लो 30 डिग्री है क्या बाबू, 60 डिग्री। चलो बदलाओ, ये आपका डी है, फार्मूला में डी के किस डी इक्वल टू फार्मूला है उसमें डी किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल अरे होगा θ1 क्या पुट करेंगे जल्दी बतला दो, θ1 60, θ2 30 डिग्री, अरे इसके ऊपर वाला आपका क्या होगा θ1, नीचे वाला क्या θ2। याद रखेंगे ऊपर वाला, आप बोलेंगे सर उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो θ1 sin θ1 प्लस sin θ2 फर्क पड़ता है ना, अभी पता चल जाएगा। देखिए मान लो ऐसा हो, कर देना ही है ना, मान लो ऐसा, ध्यान दीजिए ये वायर आपका है, ये डिस्टेंस आपका है डी, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है ना, और ये एंगल है आपका 30 डिग्री। ठीक है, अरे यहाँ से वायर यहाँ से है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, अब पॉइंट यहाँ पे है, इस वायर से इसका डिस्टेंस d है। चलो बतला दो θ1 θ2 बतला दो, d इक्वल टू, तो d क्या किसके इक्वल होगा, d के इक्वल, कुछ और होगा, ये वाला लेंगे क्या, अरे यहाँ से जरूर वायर आपका स्टार्ट हुआ, लेकिन डिस्टेंस में तो मिनिमम डिस्टेंस, इस वायर से ये डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, θ1 बतलाइए θ2 बतलाइए, बोलो हाँ θ1 बतला दो 60, हाँ बतलाइए 60 डिग्री, θ2 -30, बोलो जल्दी, θ2 क्या पुट कर रहे हैं, पाई माइनस कितना होगा, अरे जल्दी बोलिए, बोलो जल्दी, -30 डिग्री। सुनो ऐसा करो ना, ये चलिए
थीटा 1 थीटा 2 फार्मूला में पुट करने की नहीं आएगा, क्या होगा? दिक्कत वाली बात है ना। देख ये क्या देखो यहाँ से ये d डिस्टेंस है। थीटा 1 कौन वाला होता है? कौन? देखिए ये थीटा 1 है, ये ध्यान दो, ये थीटा 1, ये थीटा 2। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे नीचे इधर जाएगा ना थीटा 2 नीचे, वो आपका थीटा 2 ना पॉजिटिव है। थीटा 2 को साइन के साथ पुट किए थे तब ना ये रिजल्ट आया है। तो साइन के साथ पुट करने का मतलब क्या? निगेटिव में लिए हैं, इसका मतलब इससे इधर कितना है ना लेना, इससे एक तरफ कितना एंगल बना रहा है, दूसरे तरफ कितना एंगल बना रहा है, तब ना एक पॉजिटिव एक निगेटिव लिए। देख यहाँ पे क्या, ये जो आपका लाइन है मिनिमम डिस्टेंस, उससे ये वाला एंड को इधर ही बना रहे, थीटा 1 यहाँ से यहाँ तक होगा, नहीं होगा जी? अरे इस लाइन से देखो ना, ये जो परपेंडिकुलर है उसी से ना थीटा 1 थीटा 2 बना रहा है। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर लाइन है ये वाला है, तो ये वाला लाइन पहले थीटा 1 देखो, इससे इधर गए, दूसरी सीन पे इससे इधर गए, कितना एंगल है? 60। अच्छा दूसरे तरफ जाना है, दूसरा एंड यहाँ पे है, तो दूसरे तरफ इधर जाएंगे, इधर रहता इसे यहाँ पे इधर था तब ना 30 बोल दिए, और दूसरा एंड ये जो है इधर नहीं, उसके लिए इधर ही जाना पड़ता है। तो क्या लेंगे? -30 लेना पड़ेगा ना। पता चला क्या? कुछ नहीं, चलिए कोई दिक्कत है क्या इसमें? अरे पता चला निगेटिव में क्यों लिया गया? और करवाएंगे, देखिए ना क्या क्या होगा, है ना? थीटा 1 थीटा 2 नहीं पता चल रहा है कि फार्मूला में क्या पुट करेंगे। अरे पता चला कि नहीं चला? थीटा 1 थीटा 2 क्या? थीटा 1 जो परपेंडिकुलर लाइन है उससे एक तरफ थीटा 1 और दूसरे तरफ थीटा 2, है ना? यदि दूसरा इन थीटा 2 भी उसी तरफ हो जाए तो क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव में लेना पड़ेगा ना। चलिए अब डायरेक्शन की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। डायरेक्शन में भी लोग मिस्टेक करेंगे, हमको पता है ना? डायरेक्शन किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। देखिए तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चलिए पाम रूल है ना? देखो, put the thumb of right hand in the direction of current, put the thumb of right hand in the direction of current and stretch the fingers towards the point, stretch the finger towards the point where you have to find direction of magnetic field. Here you have to find the direction of magnetic field, है ना? Then direct palm represents the direction of magnetic field. कुछ समझ लीजिए, लिख लीजिएगा, रहेगा एग्जाम्पल। palm represents the direction of क्या? magnetic field। समझिए, लिखेंगे अपने से खुद। जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये क्या? साउथ, क्या ना? मान लो आपका ये
है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये पॉइंट P है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बतलाना है। जल्दी बतलाओ किधर होगा, किधर हो जाएगा? करंट किधर फ्लो कर रहा है बोलो, ये ना करंट का डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन है करंट का। कैसे करंट फ्लो कर रहा है, कैसे? ऐसे ऐसे। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड है या आउटवर्ड? इसका मतलब इनवर्ड, दोनों का मतलब इनवर्ड। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है किसी वायर से, मतलब आउटवर्ड ना। क्रॉस नॉट नहीं पता चल रहा है, देखिए ना ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। इस पॉइंट पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना। ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आइडियल और आर दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दोनों पे क्रॉस प्रोडक्ट पता है ना, परपेंडिकुलर होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर और बी वेक्टर पे भी क्रॉस प्रोडक्ट। भूल गए, डायरेक्शन निकालना भूल गए क्या, भूल गए ना? हाँ बोल दीजिए, भूल गए, कैसे होगा, वेक्टर भूल गए, क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन नहीं निकाल सकते। डायरेक्शन नहीं आएगा तो आप नहीं, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए नहीं आ सकता। डायरेक्शन स्टेक करेंगे, रिजल्टेंट कुछ और आ जाएगा, उल्टा पुल्टा रिजल्ट आएगा। इसलिए डायरेक्शन आपको निकालने आना चाहिए। देखो ना, करंट किधर फ्लो कर रहा है, इधर पॉइंट किधर है, यहाँ पे। तो क्या बतला है, इधर करंट फ्लो कर रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, पहले इसमें बात कर रहे हैं। ये आपका करंट आई फ्लो कर रहा था, यहाँ पे आ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बतलाया था आप लोग, आइडियल क्रॉस आर। भाई है ना, जैसे निकालना करो ना इनवर्ड, इसी से निकाल लो। पाम रूल देख, हम क्या बतलाए, हमको किधर रखेंगे, करंट के रहा हूं। अब फोर फिंगर को, तो फिंगर से उसको किधर स्ट्रेच करेंगे, उस पॉइंट के टुवर्ड्स जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ऐसे पाम क्या बतलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं आएगा। अरे आ गया, आइडियल क्रॉस आर करना है। आइडियल क्रॉस आर कीजिए, आइडियल इधर आर, इधर आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर वेक्टर। हम वेक्टर थोड़ी पढ़ाएंगे आप लोग को, वेक्टर देख लीजिएगा डायरेक्शन निकालने के लिए, पता नहीं आइडियल क्रॉस आर टू द बोर्ड। अरे होगा कि नहीं होगा, ये आइडियल, ये आर इधर ऐसे, ये ज्यादा आसान, आपको जैसे निकालना वैसे निकाल सकते हैं। आइडियल क्रॉस आर से निकालिए, वैसे निकालिए। और इसमें क्या होगा, करंट किधर फ्लो कर रहा है, ऐसे है ना। कैसे हमको कैसे रखेंगे, इधर है डायरेक्शन, ऐसे रखना पड़ेगा। फोर फिंगर को उस पॉइंट पे टुवर्ड्स ऐसे। पाम क्या बतलाएगा, ओहो देखिए नहीं, आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ गया। अरे आया कि नहीं आया, चलो इसमें बतलाओ और दे रही हूँ आपको बतलाने का विषय। या आइडियल जैसे भी आप क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे इसका डायरेक्शन निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। हमको तो इस तरह थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, आसान लगता है। ये देखिए करंट ऐसे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। चलो जल्दी बतला दो। इधर मतलब क्या, पाम मतलब क्या हुआ, इस पे दोनों पे परपेंडिकुलर है पाम का डायरेक्शन। पाम का डायरेक्शन ये हुआ ना, करंट पे आओ, ये पोजीशन पे दोनों पे परपेंडिकुलर है। चलो बतला दो यहाँ पे, इधर इसके अराउंड जाएगा, देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, जैसे इसमें पता चला है नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, इसी के बीच में
8 इसमें बतला दो इधर होगा इनटू द बोर्ड साउथ वेस्ट देख लेते हैं करंट किधर जा रहा है इनटू द बोर्ड ठीक है हमको इसके अलावा रखना है पाम को किधर स्ट्रेच किधर करना है इसके अलावा वो हो कितना आसान है इसके तो परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर होगा ना इसे आइडियल ये आ रही है उसको परपेंडिकुलर इधर होगा डायरेक्शन इसमें बता दीजिए बोलो जल्दी ओ आइडियल है इसे आर नीचे साउथ ये नीचे साउथ होता है क्या तो ठीक है इसके अकॉर्डिंग आप साउथ बोल सकते हैं इसलिए तो दे दिए है ना ये मैग्नेट है ना जब भी डायरेक्शन निकालना हो आराम से आप पाम रूल से निकाल सकते हैं या आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है डायरेक्शन भी आपको निकालना जानते हैं स्क्रू रूल से पता नहीं है ना पाम रूल क्या क्या लगाते हैं पाम रूल से कितना इजीली निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे डायरेक्शन में मिस्टेक करेंगे कि अच्छे से आप डायरेक्शन एक बार देख लेंगे डायरेक्शन के बिना आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना मुश्किल है आज कुछ नहीं पता चलेगा चलो इसमें θ1 θ2 आप बतला दीजिए देख बोले मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या फार्मूला लिखेंगे ठीक है θ1 पुट करने के लिए आप आना चाहिए ना आपको डेटा है ना कौन सा वैल्यू क्या पुट करना है जैसे आपको मान लीजिए ये दे दिया करंट आई फ्लो कर रहा है और ये हॉरिजॉन्टल से मान लो कितना एंगल बना रहा है बाबू 37 डिग्री ठीक है ना और यहाँ से ए डिस्टेंस पे ये देखिए पी पॉइंट है ए डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या बोलते हैं डिस्टेंस पे हाँ यहाँ से ये परपेंडिकुलर है इसे नीचे है ना ठीक है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोल दे तो आप फार्मूला पे अप्लाई करेंगे उसमें आप ये बतला दो ना कि D क्या होगा θ1 क्या होगा θ2 क्या होगा हम यही जानना चाहते हैं आपको पता ही आप बतला कर लेंगे तो आप है ना मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे जल्दी बताइए सब लोग कीजिए फार्मूला में सब डेटा पुट करना तो डेटा पता होना चाहिए ना आपको कौन किसका डेटा क्या पुट करेंगे आराम से हड़बड़ी नहीं है ना एक बार आप अच्छे से कर लेंगे ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अब ये चाहते हैं आप कुछ बतलाइए बोले कुछ रिस्पॉन्स मिलना चाहिए आपके अकॉर्डिंग जो कुछ भी होना चाहिए बैठे मत रहे मुझे लगता है कि नहीं आप प्रयास कर रहे हैं भले ही गलत भी हो जा रहा है मिस्टेक हो जा रहा है ना लेकिन ये पता चलता है कि नहीं आप प्रयास कर रहे हैं आप सोच रहे हैं देखिए कुछ ना बोला जाए तो हम ये देखो ये एंड तो यहाँ पे पास में है अब कुछ ना बोला जाए तो ये वाला एंड कहाँ पे मानेंगे इंफिनिटी पे अंडरस्टूड है समझ गए चलो बतला दो डी कितना डी क्या होगा ये बता दो पहले डी कितना आ गया हाँ और लोग का आपका आया कुछ क्या θ1 बताइए
थीटा 2 -37 और बोलो ये 90 ये cos 37। हम देख लेते हैं। चलो एक सब लोग का है क्या? हाँ सब लोग का ही आया होगा, आया है ना ये। ये डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वायर है ना, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा। डी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से। चल ये 37 ये 90, ओहो ये कितना एंगल 53 डिग्री। ये ए है ये 53, ये ए cos 53, ये ए sin 53। बहुत बढ़िया। sin 53 का वैल्यू 3/5 4/5, तो 4a/5 आया क्या? आया सब लोग? डी कितना आ गया जी? 4a/5। देख लीजिए, पता नहीं अरे समझ में आया क्या? आपको कहाँ मिस्टेक किए पता चला कुछ? सही है ना आप लोग का? हाँ ठीक है, वही cos 37 ठीक है, वही है यार 4a/5। ये ले लिया होंगे ये 37 ये a cos 37। चलिए थीटा 1 बतला दीजिए। थीटा 1 क्या बतलाए थे? जो परपेंडिकुलर लाइन है, ध्यान दो, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उससे लास्ट वाला जो एंड है वो कितना एंगल बना रहा है। बोलो इससे लास्ट वाला ये इन्फिनिटी पे चला गया ना, देखो कैसे मोड़ना पड़ेगा यहाँ से। ये देखिए यार इन्फिनिटी पे जाएगा था, इससे मतलब 90 डिग्री। थीटा 1 90। थीटा 2 क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन से नीचे जो एंगल बना रहा है, तो परपेंडिकुलर लाइन से नीचे जाएंगे। तो नीचे तो कुछ है नहीं, नीचे वाला मतलब ये वाला जो दूसरा एंड है वो उधर ही जाना पड़ रहा है। कितना जाना पड़ रहा है? -37। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। एक इसका मैग्नेटिक फील्ड बतला दीजिए। ये आपका एक लैटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना? करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। इसका साइड लेंथ क्या बोलते हैं? ए। साइड लेंथ क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, है ना? ठीक है, ये सेंटर है आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आप बतला दीजिए सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तीनों साइड सेम ही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ये भी पता होता है कि आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगा स्टार्टिंग में, वही जाता है। तो उससे घबराने की बात नहीं, बोल्डली खाना काम करें। देखिए आ गया, चलो देखो ना क्या करते हैं, पहले ये देख लेते हैं इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ये बतलाओ, डायरेक्शन बतला दो। इसके कारण डायरेक्शन यहाँ बतला दो, इनवर्ड करंट इधर जा रहा है, ऐसे
इसके कारण डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, अभी डायरेक्शन पहले बतला दो, किधर होगा? हम इधर इसकी तरफ इनवर्ड, अरे होगा कि नहीं होगा? नेट किधर होगा? तीनों के कारण सेमी डायरेक्शन। तो क्या करेंगे? बी नेट क्या होगा? तीनों के कारण निकाल कर क्या करेंगे? वेक्टोरियल सम किसके इक्वल होगा? अलजेब्रिक सम के इक्वल, क्योंकि डायरेक्शन सेम और सेम है। तो आपको निकालना क्या है? देखो ना, अब तीनों सेम ही होगा, है ना। B1 यदि आप निकालें तो क्या हो जाएगा? इसके कारण B1 बोलते हैं, इसके कारण B2 बोलते हैं, इसके कारण B3 बोलते हैं यहाँ पे। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या I अपॉन D, I करंट I फ्लो कर रहा है, D कितना आया है? D कितना आया? A अपॉन √3 मैथ को पता नहीं क्या करते हैं। A अपॉन यही आया जी, यही ना। चलिए ये I अपॉन D इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बोलो साइन थीटा 1 कितना? 60 कितना? थीटा 1 थीटा 2 बदलाएंगे ना। अरे इसमें करना क्या है? आपको D बतलाना है, थीटा 1 बतलाना है, थीटा 2 बतलाना है। सेम चीज तो यही चीज, केवल D क्या है? D भी गलत बतला दीजिए, अपॉन √3 बोल दीजिए। थीटा 1 वो भी नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। थीटा 1 कितना होगा? 60 और थीटा 2 वो भी 60। इसके लिए है ना, आपका ये कितना आ गया जी? D पर तो आपने बोल दिया A अपॉन 2। थीटा 1 और थीटा 2 भी नहीं बतला रहे, यही चीज तो यहाँ पे है। चल देख, ये देखिए ना, यहाँ पे निकालना है। एक एंड इसका ये है, दूसरा ये रेफरेंस लाइन, ये आपका D हो गया। तो यहाँ से इधर पॉजिटिव लेंगे तो इधर नेगेटिव लेंगे। ये पूरा एंगल कितना होगा? 120। ये कितना हो गया? 60। ये भी कितना होगा? 60। होगा कि नहीं होगा? तो थीटा 1 आप 60 लेते हैं, तो थीटा 2 क्या लेना पड़ेगा? -60 डिग्री ना। नहीं समझ पाया? दिक्कत तो बोलिए। यही थीटा 1 थीटा 2 कैसे निकालते थे? वही चीज तो यहाँ पे भी है। कितना आ गया बोलो ना? sin 60 और प्लस ना बिल्कुल सेम है ना 60। कितना? sin सेम होगा बिल्कुल। इधर आपका पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव ही ना लेते। थीटा 1 क्या है? परपेंडिकुलर आपका जो लाइन है उसके एक तरफ का एंगल थीटा 1, और थीटा 2 क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है उसके दूसरे तरफ का एंगल, दूसरे तरफ का तो एंगल है। अरे आई बात समझ? हाँ। अच्छा एक मिनट देखो ना, यदि माइनस लिखने का मतलब क्या होता? हाँ ये होता कि ये वाला, ये जो एंगल है ना दूसरा एंड, वो भी उसी डायरेक्शन में एंगल बना रहा है। उसी डायरेक्शन में बात है ना, इसी डायरेक्शन में 60 चलेंगे तब कहीं ना पहुंच जाएंगे। तो वायर का लेंथ क्या होगा उस केस में? वायर का लेंथ कितना? 0। नहीं समझ में आया? मैग्नेटिक तो 0 हो जाता। और इधर 60 और ये थीटा 2 यदि -60 लेते, मतलब थीटा 2 इधर नहीं जाकर दूसरी डायरेक्शन में 60 जाएंगे, तो आपका एक लेंथ यहाँ पे, अब दूसरा लेंथ जो होगा वायर का वो भी यहीं पे आ जाएगा। तो वायर का लेंथ कितना हो गया? 0। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता? 0। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो इस पे और अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे आगे। क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन ये सब देख लेंगे अच्छे से। डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, करके आएंगे तो फिर आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम।
इसमें कुछ नहीं, थीटा, थीटा 1 और थीटा 2 को आप अच्छे से पहचान लो, है ना। पहला स्टेप आपका यही है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, ठीक है ना। चलो आगे।